नमस्कार। राजस्थान के भौतिक भूभाग में हम मरुस्थल के बारे में पढ़ रहे हैं। काफ़ी कुछ पढ़ लिया, आज थोड़ा सा टॉपिक है उसको पूरा करते हैं। तो आपने जो पढ़ा था उसका मोटा मोटा रिवीजन हो जाए एक बार। बताओ, हमादा से शुरू किया था हमने। हमादा क्या है? हमादा है पथरीला मरुस्थल। हमादा के बाद हमने पढ़ा था अर्घ या इर्घ। ये क्या है? पूर्ण रूप से मरुस्थलीय क्षेत्र या ऐसा क्षेत्र जहां रेगिस्तान का घनत्व सबसे ज्यादा हो। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र पढ़ा था आपने? समगाम। समगाम कहाँ पर है? यहाँ पे आपके अर्घ या इर्घ का सबसे ज्यादा विस्तार देखने को मिलता है। ज्यादा विस्तार होने के कारण या हम कह सकते हैं कि रेगिस्तान का घनत्व ज्यादा होने के कारण यह जो क्षेत्र है यहाँ पे वनस्पति नहीं पाई जाती, पूर्ण वनस्पति रहित क्षेत्र है। और जहाँ वनस्पति नहीं होती वहाँ वर्षा भी नहीं होती। तो आपके राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान भी आपके कौन सा हो जाता है? समगांव, जैसलमेर। फिर समगांव के बाद हमने पढ़ा था रेग। रेग का सीधा सा अर्थ आपको देना है। रेग का मतलब होता है मिश्रित मरुस्थल। लिखाया हुआ है, बाकी मैं मोटा मोटा रिवीजन कर देता हूँ। रेग का मतलब क्या होगा आपके? मिश्रित मरुस्थल। फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने कहा समगांव के साथ आप जैसलमेर का एक और गाँव है नाचना। नाचना का भी आप एक क्वेश्चन याद कर लेना कि नाचना गांव रेगिस्तानी प्रसार के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? रेगिस्तानी प्रसार के लिए। और फिर एक बताया था मैंने कि जहाँ पे पशुधन में ऊंट का कहीं पे मिला ना जाए तो नाचना मिला देना। नाचना और गोमठ, यहाँ दो जगह के आपके राजस्थान के ऊंट जो है वो फेमस है। नाचना के सुंदरता की दृष्टि से और गोमठ के। फिर आपने आगे पढ़ा था थल्ली। थली ऐसे है, थली दो बालू का स्तूपों के मध्य स्थित उपजाऊ भूभाग को थली कहते हैं। थली का विस्तार ज्यादातर जो है वो है बीकानेर। बीकानेर के पास वाला जिला ले सकते हो, चूरू ले सकते हो। तो एक दो जिलों का यही क्रम आए तो बीकानेर से जहाँ शुरू होकर 3 जिलों का क्रम आए ना तो पास वाले जिले देख लेना। फिर हमने पढ़ा था डाड रन टाट। डाड रन टाट ये क्या होते हैं? लवणीय गर्त। सीधी सी बात है, दो बालू का स्तूपों के मध्य पानी इकट्ठा होकर सूख जाता है तो लवणीय गर्त बन जाते हैं, जिनको कहते हैं डाड। आया हुआ है एग्जाम में, डाड कह दो, रन कह दो, टाट कह दो। फिर इसके बाद खड़ीन। खड़ीन एक जल संरक्षण की विधि है। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा झीलें जो बनती हैं उनको नाम कहते हैं पलाया झीलें। तो पलाया झीलें कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में पाई जाती है। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था। खड़ीन के अलावा आपको झालरा याद रखना है। झालरा भी एक जल संरक्षण की विधि है। और रानी जी का फेमस झालरा कहाँ है? अच्छा, नाली क्या नहीं है? जल संरक्षण की विधि नहीं है। जल संरक्षण की विधि को हम नाली नहीं कहते। अब फिर आपने पढ़ा होगा लाठी सीरी क्षेत्र। मोटा मोटा ध्यान रखना, लाठी सीरी क्षेत्र एक भूगर्भिक जल पट्टी है जिसपे क्या पाया जाता है? सेवन घास, जिसको आप क्या कहते हो? लीलोण। वैज्ञानिक नाम सीडिकुस। मोटा सा नाम याद रखना है ना, लसीरुस सीडिकुस। तो सीडिकुस से अपना काम हो जाएगा। फिर मैंने आपको कुछ घासों के नाम बताया था। सेवन, धामण, कुराल, अंजनबूर। ये क्या है? पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास के प्रकार है। इसमें देखो एक आखिरी नाम मैंने दिखाया था, बूर। बूर जो होता है ना उसको कहते हैं लेमन घास। उसको क्या कहते हैं? उसके पत्तों को जब हाथ में हम लेके मसल के जब अपने हाथों में खुशबू लेते हैं तो नींबू के जैसी खुशबू आती है, तो उसको कहते हैं लेमन घास। बूर को क्या कहते हैं? लेमन घास। ठीक है, फिर हमने राजस्थान का और छोटा मोटा बता के मैंने आपके राजस्थान के इस भौतिक भूभाग को, जो पश्चिमी मरुस्थल है, इसको हमने 4 भागों में पढ़ा था। जिसमें पहला जो भाग था वो आपको ध्यान में हो गया होगा, घग्गर बेसिन। कौन सा बेसिन? अब घग्गर बेसिन का ध्यान रखें। आपको पता होगा कि घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। ये घग्गर बेसिन जो है या घग्गर का जो मैदान है वो राजस्थान के कितने जिलों में है? 2, गंगानगर और इस नदी के बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। वापिस ध्यान रखना, नाली एक भेड़ की नस्ल थी जो कहाँ पाई जाएगी? उत्तरी राजस्थान। उत्तरी राजस्थान। नाली वाला आता है, मिलान करना होता है, हमेशा ध्यान रखें, वहीं पे क्लियर कर लो। नाली से 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं। एक तो नाली का क्वेश्चन क्या आता है कि किस नदी के बहाव क्षेत्र को नाली कहते हैं, और एक नाली भेड़ की क्या है? नस्ल भी है। फिर हमने इसके बारे में और मोटा मोटा घग्गर नदी के बारे में बताया था मैंने कि भाई ज़्यादा पानी आ जाए तो भी ये कितने जिलों में बहेगी? 2। अच्छा, 2 क्वेश्चन किए थे कि निम्न में से कौन सा कस्बा अपने पास बहने वाली नदी के पेटे से नीचे बसा हुआ है? कौन सा होगा? हनुमानगढ़। अच्छा, पुष्कर के आसपास की पहाड़ियों पर अत्यधिक वर्षा होने पे कौन सा कस्बा डूबेगा? ये बालोतरा डूब जाएगा। ठीक है, मोटा मोटा घग्गर बेसिन हमने पढ़ लिया था।
फिर आपने दूसरा कौन सा पढ़ा था, शेखावाटी। कौन सा पढ़ा था आपके? अब शेखावाटी में आज एक पॉइंट आपको ऐड और कर लेना भाई। शेखावाटी क्षेत्र आपको पता होगा, चूरू, झुंझुनू और सीकर, ये जो एरिया है उसको हम क्या कहते हो, शेखावाटी। राजस्थान की दिशा के संदर्भ में बात करें तो ये आपके उत्तर है, ये होगी पूर्व है। ये कहाँ पे है आपके? उत्तर पूर्व। मैंने बताया था यहाँ की मिट्टी जो है वो अपेक्षाकृत मोटी है, पानी जमीन के अंदर चला जाता है, तो इस क्षेत्र को कहते हैं आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र। क्लियर है? फिर इधर वाला, और ये आ गया दक्षिण, ये आ गया आपके पश्चिम। यहाँ पे मैंने बता दिया था कि आपके वो जो नदी है ना चंबल, वो कैसा बनाती है, अस्पष्ट अधर प्रवाह क्षेत्र। अस्पष्ट, दोनों ही क्वेश्चन कम से कम 20 से 30 बार रिवीजन हो चुके हैं, जहां पर आपके दिशाएं पूछी जाती है, दिशाएं नहीं दे तो क्षेत्र दे दे, तो हम ये कह सकते हैं कि अस्पष्ट अधर प्रवाह है, और जो क्षेत्र है वो तो है हाड़ौती वाला, और आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र होगा वो कौन सा होगा आपके, शेखावाटी वाला। वो कौन सा हो जाएगा आपके, शेखावाटी। अब देखो शेखावाटी का एक चीज और क्वेश्चन देखना, शेखावाटी में यहां पर एक नदी बहती है जिसका नाम होगा आपके कांतली, और कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो तोरावाटी क्षेत्र का ध्यान रखें। तोरावाटी जो क्षेत्र है वो शेखावाटी का उपभाग है, और हम ये कह सकते हैं कि तोरावाटी है वो मरुस्थल का भी भाग है। आपके ये पिछले एग्जाम में पूछा गया था, 4 क्षेत्र दिए थे कि निम्न में से आप बताइए कौन कौन सा जो क्षेत्र है वो पश्चिमी मरुस्थल का भाग है, तो उसमें तोरावाटी नाम आया था। तोरावाटी आपके पश्चिमी मरुस्थल का ही भाग माना जाता है। फिर आप ध्यान से सुने, यहां पर एक सभ्यता विकसित हुई थी कांतली नदी के किनारे, जिसको आप क्या कहते हो, अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि तोरावाटी क्षेत्र में विकसित सभ्यता स्थल का नाम, गणेश्वर। गणेश्वर जिसको आप क्या कहते हो, ताम्रयुगीन, अच्छा ताम्रवती नगरी, ताम्रवती नगरी आहड़, और यह है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। लेकिन मिला क्या, मछली पकड़ने का कांटा। ये मोटी मोटी याद रखें, फिर सभ्यताओं में आप आगे पढ़ते रहना। अब इस क्षेत्र को देखो अपने राजस्थान में, यहां से आप इसको वापिस अपने नोट कर लेना रे भाई, आगे उसी में देखो बांगड़ क्षेत्र है। बांगड़ क्षेत्र मुख्य रूप से आपके है नागौर और पाली। कौन सा है, नागौर और पाली। नागौर और पाली का जो क्षेत्र है वो बांगड़ क्षेत्र कहलाता है। अब आपको इतना थोड़ा ध्यान रख लेना है भाई, बांगड़ परिवार था हमारे यहाँ पे। आपके डीडवाना की अगर हम बात करें, बांगड़ महाविद्यालय, बांगड़ महिला महाविद्यालय, बांगड़ हाई स्कूल, बांगड़ चिकित्सालय, ऐसा ही पाली में है। तो इन 2 जिलों के अंदर बांगड़ परिवार का प्रभाव अधिक था, इसलिए इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, बांगड़ कहते हैं। लेकिन अभी एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था बांगड़, तो बांगड़ में आपके उन्होंने शेखावाटी भी मान लिया। बांगड़ में किसको मान लिया, शेखावाटी। तो अब एक बार तो मिलाने का आया था, तो वहां आपको बांगड़ से अकॉर्डिंग ऑप्शन नागौर मिलाना था। हमने हल किए थे कुछ क्वेश्चन, तो वहां नागौर में मिलाया था। और एक बार पूछ लिया बांगड़, और बांगड़ की जगह रह कर दे अगला, तो शब्द बन जाता है बांगर, जो नदी से संबंधित भी शब्द आ गया। तो बागर कह दे या बांगड़ कह दे, अगर ये क्षेत्र एग्जाम आपके ऑप्शन में नहीं है तो आप इसका उत्तर क्या कर दोगे, शेखावाटी। इसको आप ऐड कर लेना। दोनों ही क्वेश्चन हमने देख चुके हैं कि जहां बांगर देकर भी नागौर से मिलाया गया था, और बागर देके ही आपके किसके मिलाया गया था, शेखावाटी। तो इसको आप अपने जो मैंने दिखाए हैं उसमें थोड़ा सा आप इसको नोट कर लो, ताकि आगे कोई गड़बड़ी ना हो। तो ये तो हो गया था। फिर तीसरा कौन सा पढ़ा था हमने, तीसरा पढ़ा ही नहीं, आज पढ़ लेते हैं और ये टॉपिक समाप्त करते हैं। ठीक है भाई, आगे देखें। तीसरा हम पढ़ रहे हैं लूणी बेसिन। कौन सा पढ़ रहे हो आप, देखो नदियां नहीं पढ़ रहे हम, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की जो सबसे प्रसिद्ध या सबसे बड़ी जो नदी है, उस नदी का नाम है लूणी नदी। थोड़ा इसके बारे में सामान्य से जानकारी ले लें। देखो लूणी नदी, लूणी नदी, इसका उद्गम होता है नाग की पहाड़ियां, नाग की पहाड़ियां। ये पुष्कर के आसपास की पहाड़ियां हैं, और पुष्कर कहां पर है, अजमेर। नदी कौन सी पढ़ रहे हैं, लूणी, जिसको लवणवती, जिसको क्या कहते हैं, लवणवती, आदि खारी, आदि मीठी नदी, और जिसको कालिदास ने अंतः सलीला कहा है। जिसे कालिदास ने क्या कहा है, तो 3 नाम बताना। लूणी नदी जिसको क्या कहते हैं, लवणवती, यह परीक्षा में पूछा जाता है भाई। लूणी नदी जिसको हम कहते हैं लवणवती, जिसको हम कहते हैं आदि खारी, और कालिदास ने क्या कहा है, इस नदी का उद्गम नाग की पहाड़ियों से हुआ।
अब देखो नाग की पहाड़ियों से उद्गम होते ही ये थोड़ा सा जो क्षेत्र है वो नागौर का कवर करती है, नागौर को टच करते हुए बह गई। नागौर के बाद देखो ये इतना ही कर दो आप, नागौर के बाद ये नदी आ गई पाली में। तो पाली में इस नदी के बहाव क्षेत्र को कहते हैं नाड़ा। पाली में इस नदी के बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं? इतना ही याद करना है और कुछ याद नहीं करना। ये लीजिए आपके पाली समाप्त। पाली से ये नदी चली गई जोधपुर। पाली से ये कहां चली गई? जोधपुर चली गई। तो जोधपुर में आपको ध्यान रखना, इस पर एक बांध बना दिया गया जिसको कहते हैं पिछियाग बांध। जिसको क्या कहते हैं? जिसको जसवंत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। जिसको क्या कहते हो आप? जसवंत सागर। चलिए ये यहाँ पे समाप्त, जोधपुर। कुछ नहीं पढ़ना। और जोधपुर से देखिए ये इसका बहाव क्षेत्र, और ये आ गया इसके बाड़मेर। ये क्या आ गया? अब देखो मैंने आपके बताया था नागौर, नागौर को तो आप इतना ही ले लो, ये पाली वाला ले लो, ये जोधपुर। सबसे लंबा मैंने देखो बहाव क्षेत्र कहाँ लिखा है? बाड़मेर। तो हम ये कह सकते हैं कि लूणी नदी बाड़मेर में सबसे ज्यादा बहती है। सबसे लंबा क्षेत्र बाड़मेर। बाड़मेर का एक कस्बा है बालोतरा। कौन सा कस्बा? बालोतरा के इस तरफ तो इसका पानी है वो क्या होगा? मीठा। और इस तरफ क्या हो जाएगा? तो बालोतरा के बाद लूणी नदी का पानी जो है वो खारा हो जाता है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि लूणी नदी का पानी खारा होने का मुख्य कारण यहाँ की मिट्टी में लवणता। यहाँ की मिट्टी में, ठीक है। अब यहाँ से ये सीधा का सीधा इसको भेज दो जालोर। कहाँ भेज दो? जालोर में इसका ये जो बहाव क्षेत्र है इसको कहते हैं रेल या नेड़ा। क्या कहते हैं? नेहड़ा। रेल या नेहड़ा के नाम से जाना जाता है। और फिर आप जालोर से इसको सीधा बाहर की तरफ निकाल दो और कच्छ के रन में, कच्छ का रन, यहाँ पे ये विलीन कर दो। तो मोटे मोटे रूप अगर हम बात करते हैं तो लूणी नदी जो है वो अजमेर, नागौर, पाली, पाली में क्या कहते हैं? नाड़ा। फिर जोधपुर, जोधपुर में इसमें एक बांध बना है, कौन सा? फिर कहाँ? बाड़मेर के बालोतरा तक इसका पानी। उसके बाद अरे यहाँ पे मैं ज्यादा बारिश कर दूं तो कौन सा डूबेगा? ठीक है, ये सोजत वगैरह इसके किनारे है, ये वो। अब सारी वो बातें नदियों में होगी। यहाँ सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ जालोर में इसका बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है? रेल या नेड़ा। ये मोटी मोटी बात हो गई। अब अगर मैं आपसे परीक्षा में क्वेश्चन करूं, देखो ये आपके राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। कितने जिलों में? आपके नागौर, सॉरी अजमेर, अजमेर के बाद चली गई नागौर, नागौर के बाद पाली, पाली के बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद जालोर। कितने जिलों में भाई? अब परीक्षा में पूछा जाता है, पहले तो आप इसका उत्तर दे। लूणी नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? 6। कितने? 6। अब आपको परीक्षा में पूछ ले कि लूणी नदी पश्चिमी मरुस्थल के कितने जिलों में बहती है? 5 कर देना। अजमेर मरुस्थल में नहीं आता, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। पश्चिमी मरुस्थल के कितने जिलों में बहेगी? 5 ही जिलों में आपकी ये बहती है। जहां पाली में इसके बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं? नाड़ा से एक भाषा बन जाती है नाड़िया। कौन सी भाषा? नाड़िया भाषा। किस नदी के बहाव क्षेत्र में बोली जाती है? लूणी। किस नदी के बहाव क्षेत्र में बोली जाती है? किस जिले में बोली जाती है? नदी से पूछ सकते हैं ना, नदी से नहीं पूछ सकते क्या? जैसे तोरावाटी भाषा किस नदी के बहाव क्षेत्र में बोली जाती है? कांतली नदी के। ऐसे आपसे पूछ ले नाड़िया भाषा, लूणी नदी के। ठीक है, फिर आपके यहां से ये मीठा पानी। अब देखो जालोर में इसके बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं? रेल या नेड़ा। जालोर के जस्ट ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो हो गया आपके बाड़मेर। कौन सा क्षेत्र हो गया? और जालोर और बाड़मेर का ये जो क्षेत्र है इसको कहते हैं कौन सा? गोडवाड़ा। तो आपको ध्यान रखना, गोडवाड़ा जो क्षेत्र है वो लूणी नदी के बहाव क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? लूणी नदी के बहाव क्षेत्र के अंतर्गत आता है गोडवाड़ा। और यहाँ की भाषा कौन सी हो गई? गोडवाड़ी। अगर अकॉर्डिंग राजस्थान के नक्शे की बात करता हूं मैं, राजस्थान के नक्शे में यहाँ पर है ये सारे दोनों जिले, तो हम ये कह सकते हैं पश्चिम, और ये कह सकते हैं आप। तो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में बोली जाने वाली भाषाओं में एक भाषा कौन सी होती है? कौन सी? गोडवाड़ी। आपने राजस्थान के जिले पढ़े थे, हम घूमते हुए पहुंचे थे कहाँ? इधर जैसलमेर मरुस्थलीय। वहां जाते आ गई थी बाढ़, बाढ़ में बह गए थे, तो मैंने आपको बचाने के लिए क्या फेंका? जाल। जाल से क्या किया था आपने? फिर जाल के बाद आपका क्या फंस गया? सिर। सिर से क्या हो गया? इस एरिया की भाषा बताओ। अब यहां देखना, जो सिरोही है यहां पर देवड़ा राजपूतों का शासन था।
कौन से राजपूत थे? इसलिए सिरोही को देवड़ा वाटी भी कहा जाता है। सिरोही को क्या कहा जाता है? अब ये भाषा भी हो गई। देवड़ा वाटी भाषा कहाँ की भाषा है? सिरोही की। अब इन दो जिलों के देखो तीनों क्रम में आ गए ना, तो क्रम में अगर बात करें तो इन दोनों जिलों में बोली जाती है और यहाँ पर बोली जाती है। और नाड़ी कहाँ बोली जाती है? और बागड़ी डूंगरपुर, मेवाती, अलवर, भरतपुर, राजावाटी जयपुर की उपभाषा, जयपुर की। और जयपुर वाली कौन सी है? ढूंढाड़ी। जयपुर की फेमस भाषा। लगभग भाषाएं क्लियर है आपके अब तक। अभी आप पढ़ रहे हो ज्योग्राफी, मैंने साथ साथ आपके भाषाओं वाला, क्योंकि ये भौतिक भूभाग में भी आ जाता है और यही चीज आपके वहां आएगी। यहाँ थोड़ा आप ध्यान दे लेना, तो हम ये कह सकते हैं कि ये यहाँ की जो भाषा है कौन सी? ठीक है। एक प्रसिद्ध लेखक हुए थे नरपति नाल। लेखक का क्या नाम था? उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी बिसल देव रासो। बिसल देव रासो। वापिस सुनना, उस लेखक का नाम बताओ। नरपति नाल। क्या नाम था? और नरपति नाल की पुस्तक का नाम क्या था? बिसल देव रासो। गोडवाड़ी की एकमात्र फेमस पुस्तक, गोडवाड़ी भाषा की एकमात्र फेमस पुस्तक का नाम क्या है? बोलो देखें। बिसल देव रासो। बिसल देव रासो किसने लिखी? नरपति नाल। और इसकी भाषा कौन सी है? कौन सी है? गोडवाड़ी। अच्छा, गोडवाड़ी भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है? और देवड़ा वाटी? देवड़ा वाटी। और इसका अगर पूछ ले देवड़ा वाटी या देवड़ा चौहानों के द्वारा शासित, देवड़ा भी चौहान राजपूत थे, तो इनके द्वारा शासित जो क्षेत्र है वो कौन सा हो गया आपके? तो यह था आपके लूणी और उसकी जो ये क्षेत्र वगैरह बनाती है। अब मैं लूणी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा, आप जब गाइड गुइड में पढ़ते हो तो लूणी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो निर्मित बेसिन है उसको हम लूणी बेसिन कहते हैं। तो लूणी की सहायक नदियों में देखो 4 छोरियां का नाम मैं कई बार बताऊं। लीलड़ी, लीलड़ी, जोजड़ी, मीठड़ी, सूगड़ी। आपने पश्चिमी राजस्थान में यान का नाम निकाला कर भाई। लीलड़ी, जोजड़ी, मीठड़ी, सूगड़ी। आंकी सगाई की सगाई, सगाई कर दी आगे। सगाई में बांडो, बांडो को क्या? बांडा को मतलब कई बार है बांडी। जमाई, सागी, गुहिया। साथ में जाने वाली लड़की कौन थी? गुहिया। 4 लड़कियों के नाम, लीलड़ी, जोजड़ी, मीठड़ी, सूगड़ी। उनकी क्या कर दो? सगाई में। जमाई कैसा होगा? बांडो। जमाई साथ में कौन गई? गुहिया। बोलो वापस। लीलड़ी, जोजड़ी, मीठड़ी, सूगड़ी की सगाई में बांडो, जमाई, सागी, गुहिया। सागी, इन नदियों के द्वारा निर्मित बेसिन है वो कहलाएगा आपके कौन सा? बांडो को मतलब हुआ बांडी। बांडा को मतलब अगर छोटो आदमी मार जान को, देखिए हाइट 5 से 1 फुट है, 5 को थोड़ी सी ऊपर आप बांडो है। तो इन मायने बांडो को मतलब बांडी लीजो, मान मन मत ले लीजो दे, कहाँ लेनो है? बांडी। देखो ये नदी है एक, नाम बोलते जाओ कौन सी? सारी नदियां हैं, सारी नदियां हैं। तो एक बार बोल दो फिर अपन आगे चलते हैं। बोलो। लीलड़ी, जोजड़ी, सागी, ये रहा आपके अरावली। क्या रही? अरावली। लूणी की जितनी भी सहायक नदियां हैं उनका सबका उद्गम स्थान अरावली है, एक नदी को छोड़ के, और उस नदी का नाम है जोजड़ी। क्या नाम है? जोजड़ी। ये जोजड़ी अपने नागौर से निकलती है भाई। तो लूणी की जितनी भी सहायक नदियां हैं हम पढ़ेंगे, इनका क्रम भी पढ़ेंगे जब आगे नदियां पढ़ेंगे, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, जो भी है ऐसे मिलती है। लेकिन ये एकमात्र जोजड़ी है जो विपरीत दिशा से आके मिलती है। एकमात्र जोजड़ी ऐसी है सहायक नदी जो कहां से आके मिलती है। तो इसके 2 क्वेश्चन आप याद करें। लूणी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियां नहीं है, अरावली की पहाड़ियां नहीं है, कौन सी नदी होगी? अच्छा एक बताओ, लूणी में विपरीत दिशा से आके मिलने वाली नदी? बाकी सारे क्वेश्चन जो है ना वो इधर से बनेंगे। ये अपने एक नागौर वाली ये उल्टी चलेगी, नागौर के तो वैसे बेल दिमाग की है, ये उल्टी चलती है। बाकी सारी बेचारी इधर से जा रही है, इधर से आ रही है। सासू कहने गुनवाने कुल मिलार बांटता है उल्टी चाल वाली है। तो आप आगे ऐसे कहा क्लियर। ये हो गई आपके लूणी बेसिन। लूणी बेसिन का ये नक्शा मोटा मोटा बना लेना, अभी आगे बता दूंगा आपको। भाषा ध्यान में आ गई। ये बिसल देव रासो किसने लिखी थी?
किसकी भाषा? कौन सी? गोडवाड़ी। गोडवाड़ी भाषा का फेमस ग्रंथ कौन सा है? विसलदेव रासो। अब आखिरी एक अपना और गया जो अपने नागौर का है, नागौरी उच्च भूभाग। अरे एक और बताना भूल गया यार, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये अपना अरावली, ये अपना मरुस्थल, ये अपनी लूणी। सही है। परीक्षा में क्वेश्चन क्या पूछा था, थोड़ा आप दिमाग लगाना। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा मरुस्थलीय भाग समुद्र तल के औसत जो है उससे नीचा है? समुद्र तल से क्या है? नीचा, मतलब जो सामान्य ऊंचाई, ये चार जो भाग है जिसको हम कह सकते हैं उत्तरी मरुस्थल, दक्षिणी मरुस्थल, पूर्वी मरुस्थल और पश्चिमी मरुस्थल। ये हो गया ना इधर वाला, ये उत्तर, ये चार दिशा मान लो ना ऐसे, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। क्वेश्चन था कि निम्न में से, वापस सुनना ना एग्जाम में आया हुआ, निम्न में से कौन सा मरुस्थलीय क्षेत्र समुद्र तल से अपेक्षाकृत नीचा है? मतलब क्या, मतलब इन चार जो भाग हैं मरुस्थल के, उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व और पश्चिम, इसमें से कौन सा है जो अपेक्षाकृत जो है वो नीचा है? कारण पता चल गया। देखो अगर नीचा नहीं होता तो ये नदी इधर नहीं बहती। हमेशा ध्यान रखें, ढलान की तरफ बहेगी। कहाँ बहेगी? ढलान की तरफ। नदी कहाँ बहेगी? ढलान की तरफ। तो ध्यान रखें, अगर परीक्षा में आ जाए ना समुद्र तल से कौन सा मरुस्थलीय क्षेत्र जो है वो नीचा है, तो इसका उत्तर देखो, इधर आ जाओ आप, दक्षिणी। क्या करोगे? दक्षिणी मरुस्थल। अरे मोस्ट क्वेश्चन है, आया हुआ भी है, जिसको नदी के ढाल का पता था वो कर लेता आराम से। ध्यान रखें, दक्षिणी मरुस्थलीय क्षेत्र जो है इन चार दिशाओं में अपेक्षाकृत समुद्र तल से क्या है? थोड़ा नीचे है। ये क्वेश्चन आप नोट कर लेना, ठीक है? ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है, इसको आप नोट कर लेना। तो ये नदी के बहाव क्षेत्र से पता चल जाता है कौन सा भाग ऊंचा है और कौन सा नीचा। अब आखिरी चौथा भाग है, चौथा है नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि। देखो नागौरी जो उच्च भूमि है उसको हम मुख्य रूप से तीन भागों में बांटते हैं, मोटा मोटा सुन लेना। जिसमें पहला है जायल बेल्ट। कौन सा? जायल। दूसरा आप ले लो मांगलोद, जिसको पूरा नाम कहते हो गोट मांगलोद। गोट मांगलोद अपने नागौर का ये भाग थोड़ा अपेक्षाकृत, और एक मकराना। ये तीन बेल्ट हो गए आपके। कौन कौन से तीन बेल्ट? नाम बोलो। हम डीडवाना में रहते हैं, हमसे जस्ट आपके ज़्यादा दूर, देखो राजस्थान में अन्य स्थान पे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये महाभारत है। जैसे हम उनके क्षेत्र को पढ़ते हैं तो हमारे लिए जो समस्या होती है ना, वैसे ही वो हमारे क्षेत्र पढ़ते हैं तो उनके लिए समस्या, लेकिन आपके लिए नहीं होनी चाहिए। आपके जस्ट यहाँ से आप थोड़ा दूर चले जाते हो, 40 किलोमीटर से 45 किलोमीटर में के बीच में कौन सा आ जाता है? जायल आ जाता है। और जायल क्षेत्र में हम आज तो चलो नहरी पानी आ गया, लेकिन आज से 20 या 30 साल पहले की स्थिति ये थी कि वहाँ के पानी को व्यक्ति पी नहीं सकता था। अपने यहाँ पे तो और भी ठीक ठाक फ्लोराइड थी, लेकिन इस क्षेत्र में इतनी ज़्यादा फ्लोराइड थी कि उधर के ज़्यादातर जो लोग थे ना वो बांके हो गए उस समय। बांका का मतलब हुआ कुबड़ निकल आना। बांके का मतलब क्या होना? आप बांका हो जावा ना। तो ऐसा क्षेत्र था कौन सा? जायल वाला। तो जायल में ये जो क्षेत्र था ये फ्लोराइड युक्त पानी से युक्त था भाई। किससे? फ्लोराइड युक्त पानी इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा था। और ये आगे जाते जाते आपके चला जाता था अजमेर तक। और ये अपना कहाँ का? नागौर का क्षेत्र। और ये कहाँ का हो जाता था? अजमेर। इस क्षेत्र को जो फ्लोराइड युक्त पानी ज्यादा था इसको हम नाम देते थे हम कुबड़ पट्टी। क्या कहते हो? परीक्षा में कुबड़ नहीं आता, बांका आ जाता है, तो हम क्या कह सकते हैं? बांका पट्टी। अंग्रेजी में हार्च बेल्ट। हार्च का मतलब भी होता है कुबड़ और बेल्ट का मतलब होता है पट्टी। तो अंग्रेजी में कह दे तो हार्च बेल्ट, हिंदी में गए तो कुबड़ पट्टी। और वो कुबड़ निकलते आदमी क्या हो जाता है? बांका हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? बांका पट्टी। ये दोनों ही एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जायल वाला क्षेत्र जहां फ्लोराइड पानी अधिक पाया जाता है, इसका विस्तार अगर हम कहें तो नागौर का कुछ एरिया, अजमेर का कुछ एरिया, जिसको हम कहते हैं कुबड़ पट्टी। कुबड़ पट्टी का संबंध है फ्लोराइड से। यहाँ फ्लोराइड युक्त जल ज्यादा है, न कि फ्लोराइड। ध्यान रखें, राजस्थान में फ्लोराइड का जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो मांडों की पाल। मांडों की कहां पर है रे? ये अभी वीडियो में आया था। वीडियो के एग्जाम में सीधा क्वेश्चन था कि भाई मांडों की पाल से निकलता है, बोलो क्या निकलता है रे? फ्लोराइड।
फ्लोराइड सब सर्वाधिक सबसे बड़ी जो खान है वो है आपके मांडों की खाल। ये भी फ्लोराइड है, लेकिन ये फ्लोराइड युक्त पानी है। आप सबसे ज्यादा फ्लोराइड का उत्पादन मत कर देना, कुब्बड़ पट्टी में पानी निकलता है फ्लोराइड, जबकि फ्लोराइड की सबसे बड़ी खान फ्लोराइड को ही देखो फ्लोरस्पार कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरस्पार। ये दोनों शब्द एक जैसे हैं, फ्लो, तो फ्लोरस्पार कह दो या आपके फ्लोराइड कह दो, इनकी सबसे बड़ी खान कौन सी है? मांडों की पार। इसको उर्वरक के रूप में यूज करते हैं। तो वहां जो एक संयंत्र लगा है उसका नाम है फोर्सपार बेनिफिशियन संयंत्र। बेनिफिशियन संयंत्र, फोर्सपार बेनिफिशियन संयंत्र अगर परीक्षा में पूछते तो उसका उत्तर भी क्या होता है? तो बताओ कुब्बड़ पट्टी क्या है? नागौर और अजमेर का वह क्षेत्र जहां फ्लोराइड युक्त जल ज्यादा पाया जाता है। अच्छा, बांका पट्टी, बांका पट्टी भी वही है। अच्छा, हार्च बेल्ट, हार्च बेल्ट भी ये का, ये बेल्ट का मतलब पट्टी पकड़ लेना था, अंग्रेजी में ज्यादा समस्या हुए तो। बेल्ट का मतलब क्या होता है? पट्टी होता है ना, तो बेल्ट का मतलब क्या होता है? पट्टी। थोड़ा देख लेना। तो ये पहला भाग हमने पढ़ लिया जायल वाला। अब देखो गोठ मांग लो। आप जायल से टर्न करो, एक सीधी रोड जाती है वो भी नागौर जाएगी, एक थोड़ा गांव से होके जाती है वो भी नागौर जाती है। हम डीडवाना वाले लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, माताजी वाला रास्ता पकड़ते हैं कि भाई जाते समय माताजी के दर्शन करके आ जाएंगे, आते समय वापस आ जाएंगे। तो गोठ मांगलोद जो है वो जस्ट जायल से थोड़ा आगे की तरफ है। आप में से सारे गए हुए हैं शायद, एग्जाम जब भी नागौर जाते हैं यहाँ की जो भी गाड़ियाँ हैं वो गोठ मांगलो से होके जाती है। और गोठ मांगलो जाते हो तो वहाँ माताजी के सामने जस्ट देखो बड़ी बड़ी खाने हैं जहाँ पे ट्रक लगे हैं हज़ारों की संख्या में, और वहाँ से निकलती है जिप्सम। वहाँ से क्या निकलती है? राजस्थान में जिप्सम का आपके सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला भी अपना नागौर ही है। जिप्सम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ से होता है? नागौर। ये जो गोठ मांगलोद वाला एरिया है यहाँ पे पाई जाती है कौन सी? जिप्सम। अभी वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था कि जिप्सम की सबसे बड़ी खान वो जामसर। कौन सी है? जामसर। और जिप्सम का सबसे ज्यादा उत्पादन? अच्छा, आपको पता है ये मिट्टी की लवणता को कम करने के काम आता है, चिकित्सा के क्षेत्र में काम आता है। अपने हाथ वो टूट जाए वो पट्टो कराया करे, क्या कराया करे? पट्टो। और एक आपने उल्टी छत्ता डालिया करे डिजाइनर सेरांग मायने पीओपी के वहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ। तो ध्यान रखें, मिट्टी की लवणता को कम करने वाले खनिज के सर्वाधिक भंडार किस जिले में है? नागौर। और मिट्टी की लवणता को कौन कम करेगा? जिप्सम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हिंदी में हरसोट, हिंदी में अंग्रेजी में क्या कहते रे? पता करो देखे। से है। अब देखे, देखो थोड़ा दिमाग लगाओ तुम्हारा। सेलेनाइट ही होना चाहिए शायद। देखना रे भाई, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ये आया हुआ है एक बार परीक्षा में। अरे इसमें देख लेना। ओ अंग्रेज, हाँ अंग्रेजी लगा रहे। क्या कहते हैं? सेलेनाइट। अरे क्या कहते हैं? सेलेनाइट। अरे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था, जिप्सम के उत्पादन में हम पहले स्थान पे हैं, पूरे भारत में किस नंबर पे हैं? पहले स्थान पे। देखो समस्या कहाँ हो जाती है, हमारी बहुत अच्छी तैयारी रहती है लेकिन कुछ फेमस खनिज जिनके बार बार नाम पूछे जा रहे हैं उनका हम अंग्रेजी में नाम ध्यान में नहीं रखते। तो वहाँ क्वेश्चन था कि निम्न में से 4 खनिज दे दिए थे कि राजस्थान का एकाधिकार, यानी लगभग राजस्थान का एकाधिकार किन खनिजों में है? तो आपको पता है वोलेस्टोनाइट। कौन सा है? वोलेस्टोनाइट। मैं हमेशा कहता हूँ वोलेस्टोनाइट को आप क्या पढ़ रहे हो? वालर। इसकी मात्रा हटाओ, इसकी पढ़ो और इसको सह पढ़ो। वालर नृत्य कहाँ का फेमस है? बिना वाद्य के किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? वालर। वोलेस्टोनाइट में हम एकाधिकार है जास्पर, जैसे जास्पर जैसे जोधपुर, जैसे जास्पर और जैसे जोधपुर। ऐसे ही जिप्सम, तांबड़ा में भी है नो डाउट, लेकिन जिप्सम में भी हम पहले स्थान पे ही हैं। अब जिप्सम वहां पे नहीं देके उन्होंने 4 खनिज दिए थे, जिसमें जिप्सम नहीं देके उन्होंने क्या दे दिया था? सेलेनाइट। अब यहाँ पे समस्या ये हो जाती है कि ज्यादातर स्टूडेंट जो है उन्होंने सेलेटाइट, जो सेलेनाइट नाम ही नहीं सुना, गाइडों में ये मिलता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इनको तो अलग कर देते हैं। हाँ साहब वोलेस्टोनाइट में पहले नंबर पे हैं, हाँ जी जास्पर में भी है, लेकिन जब ये नाम आ जाए
तब हमें ध्यान रखना है, इसको भी अलग छांट देना। जिप्सम का ही दूसरा नाम क्या है? सेलेनाइट। वापिस याद करोगे, जिप्सम का क्या नाम है? सेलेनाइट। सेलेनाइट। क्लियर हो गया? तो इसमें भी हम कह सकते हैं हमारा एकाधिकार है, लगभग हम 90% के आसपास की जो जिप्सम है यहाँ से उत्पादित होती है। ये परीक्षा में आया हुआ है, बच्चे कंफ्यूज होते। नो डाउट अगर मैं आपको नहीं बताता, आपके ध्यान में नहीं आता, आप कहते हैं कि गुरुजी ने तो ये खनिज कभी पढ़ाया ही नहीं होगा। भाई पढ़ेंगे आगे जब आप खनिज, तो वहाँ पे मैं तो पढ़ा रही हूँ यार, मैं तो आपको बताऊंगा कि क्या कहते हैं इसको, सेलेनाइट। लेकिन ज़्यादातर कोचिंगों में ये समस्या रहती है कि वो सिर्फ जिप्सम पढ़ा देते हैं, सेलेनाइट नाम नहीं बताते, और एग्जाम में क्या आ जाता है? सेलेनाइट। आपको याद रखना है सेलेनाइट किसका नाम है। तो एकाधिकार वाले निकालने हो तब हमें निकाल लेना है। जिप्सम तो गोठ मांगड़ोद जिप्सम के लिए फेमस, जिप्सम को अंग्रेजी में क्या कहोगे? काम बताओ। मिट्टी की और हाँ, कभी गुंडागर्दी करो, तुम्हारे हाथ पैर टूट जाए ना, तो ये भी याद रख लेना, वो जो प्लास्टर होगा वो किससे होगा? जिप्सम से। चिकित्सा के क्षेत्र में काम आता है। और बोलो, पीओपी, प्लास्टर ऑफ। अच्छा, आप तो ये सीमेंट बनाने में भी काम आता है जिप्सम। व्हाइट सीमेंट जो बनती है ना, है ना, व्हाइट सीमेंट जो बनती है वो इससे ही बनती है। अपने नागौर में कौन सी जगह? गोठन। कौन सी? गोठन। और एक है खारिया खंगार। गोठन और यहाँ से व्हाइट सीमेंट के लिए दोनों जगह फेमस है। अब आप खुद देखो, जिप्सम हमारे घर में भी यूज करते हैं। देखो ये जो है ना, ये आप दीवारों के चारों तरफ जो कर रखी है ना अपने यहाँ पे, क्या है ये? पुट्टी। पुट्टी जिप्सम से ही होती है। अब इसकी एक विशेषता है, थोड़े समय आप पानी डाल के इसको रख दो, फिर ये पत्थर बन जाएगी, टाइट हो जाती है। हार्ड कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? हार्ड हो जाएगी। तो हार्डपन, आपसे पूछे हार्डपन वाला क्षेत्र किस खनिज के लिए? जिप्सम पे पानी डालते क्या हो जाती है? हार्ड। और वो क्या दर है? क्लोराइड वाला हार्ड बेल्ट। वहां पे बेल्ट आएगा, वहां पे क्या आएगा? यहाँ पे हार्ड आएगा। हार्ड से आप पकड़ लेना, हार्ड से क्या कर दोगे आप? हार्ड से आप क्या कर दोगे? जिप्सम। तो 2 एरिया हो गए। तीसरा आखिरी एरिया और पढ़ लो, और वो है आपके कौन सा है? मकराना। मकराना क्षेत्र जाना जाता है, सबको पता होगा। क्या पाया जाता है? 2 बार मर्दे संग मर मर, सबको पता है। थोड़ा आप आगे जाओ दोरों से। कौन सी चट्टानों से? ये परीक्षा में पूछते हैं। कौन सी चट्टानों से? कायांतरित चट्टानों से जो संगमरमर पाया जाता है। हम ये कह सकते हैं मकराना बेल्ट में कायांतरित चट्टानें पाई जाती है, और कायांतरित चट्टानों से जो खनिज पाया जाता है उस खनिज का नाम क्या है भाई? क्या है? संगमरमर। देखो, एक होता है ग्रेनाइट। क्या होता है भाई? ग्रेनाइट जो होता है ना, ये प्राप्त होता है आग्नेय चट्टानों से। कौन सी चट्टानों से? आग्नेय। अब आप खुद देखना, ग्रेनाइट हमने जब सब घरों में यूज करते हैं रसोई के अंदर, लगभग कलर कैसा होता है? ग्रेनाइट कैसा होता है? आग्नेय में से आग को पकड़ लो, आग में कोई भी चीज जलेगी कैसी हो जाएगी? तो मतलब ग्रेनाइट कैसा? काला। ग्रेनाइट जो प्राप्त होता है वो कौन सा होता है? एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या था कि मालानी क्षेत्र, बाड़मेर वाला जो है ना, मालानी क्षेत्र में, ठीक है, आग्नेय सेल से प्राप्त होने वाला जो प्रमुख है, तो आग्नेय नाम आ जाए तो वहां पे आपको उत्तर क्या करना है? ग्रेनाइट। मुख्य खनिज ग्रेनाइट है, बाकी ज्यादातर आग्नेय से होता है। आग से आप काला, काले से क्या कर दो? ग्रेनाइट। काले से क्या कर दोगे? ग्रेनाइट। तो अब ये मेरे को इतना ही बताना था। संगमरमर वाला जो एरिया है वो मकराना। आपको पता है कि ताजमहल का जब निर्माण हुआ था तो ताजमहल के निर्माण में भी हमारे मकराना के मार्बल का ही प्रयोग किया गया था। ठीक है, अजमेर गए हो कभी? जाते हो? हमारे यहाँ से आप सीधा रवाना होते हैं ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1.5-2 घंटे में किशनगढ़ पहुँच जाते हैं। 1.5 घंटा लगता है किशनगढ़ को पार करने में। और टरके सड़कें टूटी हुई, क्यों? क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी संगमरमर मंडी, वहाँ पे टरके बहुत ज़्यादा मिल गए। एशिया की सबसे बड़ी संगमरमर जो मंडी है वो कौन सी है? किशनगढ़। जबकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा संगमरमर का जो उत्पादन होता है वो राजसमंद से। कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? अब आप बाकी कुछ याद रखो या नहीं रखो, जैसे कई बार रंग पूछे जाते हैं। हरा संगमरमर उदयपुर से होता है। हरा, गुलाबी, गुलाबी जालोर, गुलाबी जालोर से हो गया। काला भैंसलाना, काला सतरंगी पाली, सतरंगी
पीला जैसलमेर, पीला जैसलमेर। मैं तो ये क्वेश्चन ना पूछूं, मैं तो पूछूंगा संगमरमर की मूर्तियां, संगमरमर की मूर्तियां कहाँ की? परीक्षा में हमेशा यही पूछा जाता है, संगमरमर की मूर्तियां। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ज़्यादातर राजसमंद, उदयपुर ये एरिया पढ़े होते हैं, जबकि संगमरमर की जो मूर्तियां फेमस है वो कहाँ की है? संगमरमर की मूर्तियां को आप याद रखना, बाकी आप खनिजों में पढ़ लोगे। एक बार फिर रिवीजन करो, हरा संगमरमर उदयपुर, हरा उदयपुर, गुलाबी जालोर, गुलाबी गुलाबी जालोर है। फिर आपके पीला पीला पत्थर जैसलमेर, पीला पत्थर भी कहाँ का है? पीला संगमरमर भी कहाँ का? जैसलमेर का जो दुर्ग बना है वो कैसे पत्थरों से? पीले पत्थरों से बना है, तभी उसको स्वर्ण कहते हैं। सुबह सुबह जब रोशनी पड़ती है सोने के जैसा चमकता है। अच्छा, फिर कौन सा रह गया? सतरंगी काला, काला संगमरमर की मूर्तियां, संगमरमर की मूर्तियां कहाँ की? तो ये आपके पूरा का पूरा एरिया समाप्त। अरावली को मोटे मोटे पश्चिमी मरुस्थल को हमने लगभग पढ़ लिया। मैं कुछ 2-4 बातें आपको और बता के इसको यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। देखिए, कहते हैं कि पश्चिमी जो मरुस्थल है, हमने शुरू में पढ़ा था कि पश्चिमी मरुस्थल जो आपके रेत वाला एरिया या मैदान कह दो, ये 33 सागर के हैं। और जो भाटे वाला एरिया जिसमें आपके अरावली आ जाता है और पठार आ जाता है, वो किस में आ जाता है? गोंडवाना लैंड का भाग। सही है। अब कहते हैं कि भाई क्या कारण है कि आप ये कहते हो कि यहाँ पे पहले 33 सागर था? तो ध्यान रखें, 33 सागर यहाँ उपस्थित है। इसका सबसे प्रमुख प्रमाण है यहाँ पाई जाने वाली अवसादी चट्टानें। कौन सी चट्टानें? अवसादी चट्टानें। ये अवसादी चट्टानें ज़्यादातर समुद्र वाले एरिया में ही पाई जाती है। अवसादी चट्टानें ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है? समुद्री एरिया में। जैसे आपने देखा, आप सुनते हो कि चीन जो है वो अरब सागर के अंदर जाके वो तेल की खोज वगैरह कर रहा है, तो वो पेट्रोलियम निकाल रहा है। वो आपके समुद्र के अंदर की जो चट्टानें होती है वो लगभग कौन सी होती है? अवसादी चट्टानें। जब हमारे इस मरुस्थलीय क्षेत्र में खोजा गया तो हमारे यहाँ पे कौन सी पाई जाती है? ये अवसादी चट्टानें होती क्या है? ये जीवाश्म से बनती है। मतलब कोई जीव का जो अंश रह जाता है तो उस जीवाश्म से बनने वाली चट्टानें होती है, तो हम इनको क्या कहते हैं? जीवाश्म चट्टानें। इनको दूसरा नाम क्या कह सकते हो? जीवाश्म चट्टानें। अब इन जीवाश्म चट्टानों से जो खनिज प्राप्त होता है वो होता है पेट्रोलियम। कौन सा होता है? पेट्रोलियम। प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, कोयला क्या पाया जाता है? तो ये तीनों के तीनों खनिज अगर हम देखें ना, ये पश्चिमी राजस्थान के इस मरुस्थल में ही पाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान के इस मरुस्थल में ही पाए जाते हैं। तो ध्यान रखें, अवसादी चट्टानें कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान। आपसे पूछ ले जीवाश्म चट्टानें कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान। आपसे पूछ ले अवसादी चट्टानों से प्राप्त खनिज, तो जो पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला, ये जो है वो अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। फिर और क्या मिला? यहाँ पर एक गाँव मिला है कुलधरा। गांव का क्या नाम है? कुलधरा। जैसलमेर का गांव है भाई। कुलधरा कहाँ का गांव है? इस कुलधरा गांव के अंदर जब खुदाई वगैरह हुई तो यहाँ मछली का कंकाल मिला। किसका कंकाल मिला? तो हम ये कह सकते हैं कि मछली रही है, इसका मतलब पानी भी तो रहा ही होगा। तो हम ये कह सकते हैं नहीं साहब, यहाँ 33 सागर था। तो ये कुलधरा में क्या मिली? आप कभी घूमने जाओ जैसलमेर, कभी भी घूमने जाओ तो आप इस कुलधरा गांव में जरूर जाके आना। यहाँ 2 गांव है, कुलधरा और खांबा। कुलधरा और कहाँ है? ये पालीवालों के उजड़े हुए गांव है। पालीवाल जो ब्राह्मण थे ना, उनके उजड़े हुए गांव। टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जाते हैं यहाँ पे। पूरे का पूरा गांव पड़ा है, बहुत ही बड़ा, बड़े 2-2 मंजिल मकान पड़े हैं। ठीक है, अब तो खंडर के रूप में हो गए हैं। ये कुलधरा और खांबा गाँव जो है ना, ये पालीवालों के थे, जो जैसलमेर में, और एक ही रात में खाली हो गए थे और फिर खंडर के रूप में ये परिवर्तित होते हैं। यहाँ कहते हैं ब्राह्मणों की कोई कन्या थी, राजा जी का दिल आ गया उस कन्या पे, उन्होंने कहा शादी करूँगा। ब्राह्मणों ने कहा नहीं, हम शादी नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं करेंगे तो हम ज़बरदस्ती करेंगे, और उनको एक तारीख दे दी कि इतनी तारीख तक आप सोच विचार करो। तो इन दोनों गाँवों के जितने भी ब्राह्मण थे वो रात को इकट्ठा हुए, सब ने यही किया कि भाई ये जगह छोड़ के चले जाते हैं। तो रातों रात ये पूरे के दोनों गाँव सुने हो गए और अभी वर्तमान में खंडर के रूप में है। तो 2 क्वेश्चन इनके बन जाते हैं। पाली वालों के खंडर जो गाँव है वो कुलधरा और खांबा है, और ये कुलधरा वही गांव है जहां पे क्या मिला है? आपके मछली का अवशेष। इसी जैसलमेर में एक और गांव है, उस गांव का नाम है आक्कल, और यहां पर स्थित है आक्कल वुड फॉसिल पार्क। ये आक्कल वुड फॉसिल पार्क जो है इस आक्कल गांव में है।
मैं बार बार नहीं लिखूंगा। आकल गांव कहां पर है? यहां पे कहते हैं कि करोड़ों साल पुराने लकड़ी के अवशेष मिले हैं। करोड़ों साल पुराने क्या मिले हैं? अब देखो अंग्रेजी में तो हम पढ़ देते हैं फोसियल पार्क, इसका हिंदी अनुवाद करो जीवाश्म उद्यान। इसको क्या कहते हैं? तो राजस्थान में जीवाश्म उद्यान कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। जीवाश्म उद्यान कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। किस दिशा में? राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान। किस अभ्यारण्य में? राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय आपसे पूछे जीवाश्म उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर स्थित है। कौन सा? जीवाश्म उद्यान। कौन सा? जीवाश्म उद्यान। क्लियर हो गया ये जीवाश्म उद्यान वाला? जीवाश्म उद्यान। चलो भाई थोड़ा सा और इसके बारे में और कुछ बचा है क्या? हाँ इतना ही है, आकलवुड फोसियल पार्क। फिर देखो आगे एक आपके पश्चिमी राजस्थान। और हाँ एक अब याद आ गया आपको, अगर परीक्षा में पूछे कि राजस्थान में पेड़ों के प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिलते हैं उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, जैसलमेर। ये 99% लोग गलत करके आएंगे, क्योंकि लकड़ी का नाम आएगा कि लकड़ी के प्राचीनतम साक्ष्य तो सबसे ज्यादा वन कहाँ पर है रे? उदयपुर में है ना। ये दक्षिणी राजस्थान में वन सबसे ज्यादा है, तो हो सकता है लकड़ी के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिले हो। नहीं, राजस्थान में लकड़ी के प्राचीनतम साक्ष्य अगर किसी जिले से मिले हैं तो वो जैसलमेर। कोई सोच ही नहीं सकता अगर इस प्रकार का क्वेश्चन बना के दे दे कि राजस्थान में लकड़ी के या पेड़ों के प्राचीनतम साक्ष्य। लकड़ी तो देने से थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का हो जाता है। आपको देंगे कि राजस्थान में पेड़ों के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ देखने को मिलते हैं, तो उसका उत्तर आप करोगे। और वो कहाँ देखने को जाओगे आप? आकलवुड फोसियल पार्क, जो कहाँ है? इसी का दूसरा नाम जीवाश्म उद्यान। राजस्थान की किस दिशा? किस अभ्यारण्य? राष्ट्रीय मरु उद्यान। अब देखो एक परीक्षा में बार बार क्वेश्चन आता है कि पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें। पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें किसका अवशेष है? तो ध्यान रखें तैतीस सागर। ये भी एक उदाहरण है, तैतीस सागर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पश्चिमी राजस्थान में जो भी खारे पानी की झीलें पाई जा रही है वो तैतीस सागर का ही अवशेष है। तो अब आपसे पूछे कि भाई आपका जो पश्चिमी मरुस्थल है वो बताओ तैतीस सागर का अवशेष कैसे? आप क्या कहोगे साहब? यहाँ पे क्या पाई जाती है? अवसादी चट्टानें, जिसको आप क्या कहते हो? जीवाश्म चट्टानें। जिससे कौन कौन से खनिज? पेंटोन। फिर कहोगे साहब हमारा एक ऐसा गांव है जहाँ मछली का अवशेष भी मिला है। कौन सा? कुलधरा के साथ 1% और क्या रखोगे? पालीवालों का खंड। ठीक है, फिर हम ये कहेंगे कि साहब यहाँ आकलवुड फोसियल पार्क भी है, यानी यहाँ पेड़ भी थे। आकलवुड फोसियल पार्क भी है। फिर आप कह दोगे आखिरी में कि पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें किसका अवशेष है? तैतीस सागर का। ये पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया। कुछ क्वेश्चन और अकॉर्डिंग एग्जाम है, मैंने वो बांगड़वाला करवाई दिया। बांगड़वाला आप किस में लिख लोगे? शेखावाटी में। इसके अलावा नागौर और पाली अकॉर्डिंग एग्जाम उसका उत्तर कर देना। मिलाने में कई बार नागौर के साथ बांगड़ मिला देना। और क्षेत्र पूछते हैं कई बार 4-4 जिलों का, तो आपको उत्तर क्या कर देना है? शेखावाटी। अब एक देखना, एक क्वेश्चन और है, ये देखो पैराबोलिक। ये बालू का स्तूप है भाई। कौन सा? परीक्षा में देखो ज्यादातर पूछा जाता क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आता है बार बार। आप उस बालू का स्तूप में इसको नोट कर लेना। पैराबोलिक कोई आपके गणित में आता है क्या? कोई क्या होता है? अर्ध चंद्राकार राजस्थान में जो स्तूप पाए जाते हैं वो कौन से? मैंने आपको फिर कहा था कि राजस्थान में रेगिस्तानी प्रसार के लिए जो जाना जाता है वो कौन सा है? बरखान। आपके सबसे ज्यादा अगर पूछ ले कि किस क्षेत्र कौन से पाए जाते हैं तो हम क्या कहेंगे? बरखान या बरखान या। लेकिन अगर दोनों एग्जाम में आ जाए तो देखो ये फेमस है, इसका भाग ही ये है। तो दोनों एग्जाम में आए तब आपको क्या करना है? इसका पैराबोलिक। क्या करोगे? आया हुआ है, एक ही एग्जाम में नहीं कई एग्जामों में आया है। तो आप इसको बालू का स्तूप में नोट कर लेना। पैराबोलिक बरछान ही है, लेकिन इसका एक भाग कह सकते हैं। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप जो रेगिस्तानी प्रसार के लिए जाने जाते हैं, ये ही इसी का एक रूप क्या करोगे आप? पैराबोलिक। क्या नोट कर लोगे? पैराबोलिक याद करना। एक और देखें, एक पश्चिमी राजस्थान की एक जगह रह गई थी उस दिन। पश्चिमी राजस्थान में एक जगह पिंपलूत।
जगह का नाम क्या है? पीपलूद को कहते हैं। पीपलूद है कैसे? बाड़मेर में। पीपलूद कहाँ पर है? इस पीपलूद को कहा जाता है मारवाड़ का लघु माउंट। मारवाड़ का लघु माउंट। पीपलूद को क्या कहते हैं? लघु माउंट। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि हम इसको लघु क्यों कहें यार, हम तो सीधा मारवाड़ का माउंट आबू कह देते हैं। क्या कहते थे? माउंट आबू। राजस्थान में सबसे ऊंची जगह कौन सी है? माउंट आबू है। जगह की बात पूछ रहा हूँ, कौन सी है? पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची जगह कौन सी है? आपके राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? पीपलूद। पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा अगर किसी स्थान का पूछ ले, मरुस्थल में सबसे ज्यादा बारिश होती है, पीपलूद पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी में आता है, इसीलिए इसको मारवाड़ का लघु माउंट हम कह सकते हैं। मारवाड़ का माउंट आबू ही कहते हैं। मारवाड़ का हम किसको क्या क्या कह सकते हैं? माउंट आबू कहते हैं। फेमस जगह है। जैसे आप जब जाते हो माउंट आबू जाते हो ना, माउंट आबू जाते हो, नक्की झील देखते हो, है ना, उसके किनारे बालम रसिया का मंदिर, बालम रसिया का, उसका वो प्रेम कहानी के कारण कहते हैं वो झील बनी थी। आप पढ़ोगे आगे, अभी मैं नहीं बताऊंगा ऐसा कुछ भी। और क्या देखते हो? टोड रोग देखते हो, नन रोग देखते हो, कोई ऐसे भगवान का मंदिर देखते हो क्या जिनके घुटने के वो अंगूठे की पूजा होती है क्या ऐसा कोई? माउंट आबू में कोई मंदिर है क्या? थोड़ा पढ़ता करो घर पे जाके, कला संस्कृति भी ध्यान में रखो। ये माउंट आबू में एक है यार वो मंदिर जहां भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है, जहां भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है। ये आपके लिए है, ढूंढ के लाना कल। राजस्थान में एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है, वो माउंट आबू में है। और उस मंदिर का नाम आप ढूंढ के लाओगे, मैं नहीं बताने वाला आपको। ऐसे ही यहाँ पर भी एक मंदिर है, वो भी महादेव का है, हल्देश्वर महादेव मंदिर। कौन सा है? हल्देश्वर महादेव मंदिर। ये भी फेमस मंदिर है। आपको पूछ ले हल्देश्वर महादेव मंदिर, जैसे अपने यहाँ पे जो माउंट आबू वाला जो मंदिर है ना, किसके लिए फेमस है? किसकी होती है? शिव जी के अंगूठे की पूजा। हाँ, ढूंढ लाना। तो कुछ क्वेश्चन तो खुद ही ढूंढो, मैं सारे थोड़ी बताऊंगा, आप भी ढूंढ लेना भाई। और यहाँ ये भी फेमस महादेव का ही मंदिर है, ध्यान रखिए। हल्देश्वर महादेव मंदिर जो है वो है पीपलूद के अंदर। तो पीपलूद को आप मारवाड़ का लघु माउंट भी कहते हो, और क्या कहते हो? हाँ, मारवाड़ का शिमला कह दो आप, वेरी गुड, शाबाश। हम इसको क्या कह सकते हैं? मारवाड़ का शिमला भी तो कह सकते हो आप। भाई माउंट आबू को क्या कहते हो? राजस्थान का शिमला। नो डाउट हमारे मारवाड़ का शिमला भी है, वो कौन सा है? पीपलूद। वो कौन सा है? पीपलूद। ठीक है भाई, तो लगभग सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। एक क्वेश्चन और आया था, वो क्वेश्चन था कि राजस्थान के दो जिलों का क्रम था कि भाई निम्न इसमें, हालांकि वो कैसे है थोड़ी प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है। मैंने जब सर्च किया तो राजस्थान में ध्यान रखिए सबसे कम जो भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में अगर हम बात करते हैं तो जयपुर आता है। कौन सा आता है? जयपुर। हाँ, अब एक एग्जाम में क्वेश्चन था जिसमें दो जिलों का क्रम दिया हुआ था कि राजस्थान में सर्वाधिक या न्यूनतम, सॉरी, राजस्थान में न्यूनतम भूकंप प्रभावित क्षेत्र हैं, उसमें उत्तर माना था गंगानगर हनुमानगढ़। गंगानगर हनुमानगढ़। देखिए मैंने जितना पता किया तो मेरे ध्यान में तो आज जयपुर और उसके आसपास का जो एरिया है वो सबसे भूकंप रहित क्षेत्रों में अच्छा सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है। लेकिन वहाँ एग्जाम में जयपुर था नहीं, तो उन्होंने ये मैदानी जिलों को मान लिया। गंगानगर हनुमानगढ़ का जो एरिया है वो सबसे कम भूकंप प्रभावित माना गया है। तो आप इन दोनों को नोट कर लेना, फिर वापस अगर परीक्षा में आ जाए ऐसा कोई क्वेश्चन कि भाई राजस्थान में न्यूनतम भूकंप प्रभावित क्षेत्र, तो आप कर दोगे गंगानगर हनुमानगढ़, गंगानगर। लेकिन अगर जयपुर आए तो आप पहले जयपुर को लेंगे। पहले किसको लोगे? जयपुर को। ठीक है, टाइम हो गया, लिखना शुरू करें। लिखो, कॉपी निकालो।